सिटी किसका उपनाम है? क्या नाम है? अंपायर सिटी। ये किसका उपनाम है? न्यूयॉर्क का, पेरिस का, मुंबई का या टोक्यो का? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या बताना है? अंपायर सिटी किसका उपनाम है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क। ये यूएस अमेरिका में है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान विश्व में सबसे बड़ा किस देश का है? भारत, अमेरिका, चीन, जापान? सही इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा भारत। लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत का है। और सबसे छोटा अगर संविधान की बात की जाए लिखित में तो वो है मोनाको। क्या नाम है? मोनाको। ये एक यूरोपीय देश है और इसका सबसे छोटा संविधान है लिखित में। और सबसे बड़ा किसका है? भारत का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विज 247 जीके सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 96। 95 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर से 25 क्वेश्चंस हम लोग उठाए हैं। वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? किसमें? फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? लिथियम का, बेरिलियम का, क्लोरीन का और सिलिकॉन का? जो नॉर्मली मैक्सिमम सेल्स होते हैं उसमें लिथियम का ही यूज़ होता है। जैसे मोबाइल में भी लिथियम बैटरी ही यूज़ होता है। और इसे केमिकल फार्मूला क्या होता है? Li। तो फोटोकेमिकल सेल में सामान्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ए। फ्रेंड्स, अगर इसका जवाब पता होता है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखकर ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र का गठन किया गया था? कौन सा ऐसा औद्योगिक नीति था जिसके अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र इसका गठन किया गया था? औद्योगिक नीति 1988, 1982, 1977 या फिर 1995? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि किस औद्योगिक नीति के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र का गठन किया गया था। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 1977, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियोज लाते हैं वो सप्ताह के 4 दिन आता है। मंडे को आता है, फ्राइडे को, वेडनेसडे को आता है, फ्राइडे को आता है और संडे को आता है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। क्वेश्चंस के जो नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं। वो 25 क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके होते हैं। उसी को हम लोग डिस्कस में पढ़ते हैं। 100 क्वेश्चंस पर वीक तैयार होता है। हर वीक सप्ताह में 100 क्वेश्चंस तैयार होते हैं और उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जाम में कई हाई चांसेस होते हैं उनके आने के, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका होता है। तो एग्जामिनर को ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा हाइट वाला गुरुत्वीय बांध, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ये कौन सा है? हीराकुद बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध या फिर चिनाई बांध? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा भाखड़ा बांध को, जो कि सतलज नदी पर बना है और ये पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में है। और किस नदी पर बना है? सतलज पे। कहीं की सतलज आपको सतलुज भी दिखाई देगा, तो कंफ्यूज मत होना। फ्रेंड्स, इसका टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए विद आंसर इस वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका नाम है क्विज 742। इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आप किसी क्वेश्चन पे हमसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, साथ ही वहाँ पर क्विजेज भी आते हैं। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली का प्रचलन कब हुआ था? जिसका दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, इसका प्रचलन कब हुआ था? 1955 में, 1962 में, 1943 में या फिर 1957 में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्या बताना है कि दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, इसका प्रचलन भारत में कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? 1957, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहले ये जानते हैं कि विश्व बैंक है क्या। देखो, विश्व बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक तो है ही, ये बैंक तो बैंक है ही, लेकिन ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। जिसका काम क्या है
कि किसी भी नए चीज़ को, किसी नए देश को सहारा देना, सपोर्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, अगर संरचना में कुछ चेंजेस करने, साथ ही साथ किसी तरह के विकास की बात हो तो उसमें आर्थिक सहयोग करना, ये विश्व बैंक का काम है। इकोनॉमिकल सपोर्ट करना, ये विश्व बैंक का काम है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी, जुलाई 94 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और आता है कि विश्व बैंक के टोटल कितने सदस्य देश हैं? मतलब विश्व बैंक में जो वर्ल्ड बैंक है, इसके जो भी देश होंगे, सदस्य होंगे, वो कोई कंट्री, कोई देश ही होगा, तो कितने देश हैं जो इसके सदस्य हैं? तो वो है 189, 189 देश हैं जो कि विश्व बैंक के मेंबर्स हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, इसके 189 मेंबर्स हैं और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य अपहरण की नीति का प्रवर्तक कौन था? राज्य अपहरण नीति, अच्छा, इसको हम लोग दूसरा भाषा में क्या बोलते थे? हड़प नीति। उम्मीद करता हूं अब इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। हड़प नीति का प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्जन या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग। 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना कि राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था। तो सही जवाब जाएगा लॉर्ड डलहौजी को, काफी फेमस था डलहौजी, और उन्होंने राज्य अपहरण की या हड़प नीति अपनाई थी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हम लोग 4 दिन क्वेश्चंस लेके आते हैं। 25 क्वेश्चंस के सेट होते हैं, यानी सप्ताह के 4 दिन 100 क्वेश्चंस हम लोग क्रीम क्वेश्चंस रेडी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसका अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो हर बार 1 साल के लिए ही चुना जाता है, एक वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए चुना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते, क्या कर रहे क्वेश्चन देखो, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? क्या पूछ रहा है? सबसे ज्यादा, वर्ल्ड की बात कर रहा है कि विश्व में सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या बताना है कि विश्व में सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग। सही जवाब किसको जाएगा? तो सही जवाब जाएगा अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? का अगर आपको जवाब पता, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? देखो, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या होता है पहले ये जानो। लोकप्रिय प्रभुसत्ता किसको बोलते हैं? देखो, इसमें क्या होता है, जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, जनता जो है अपनी प्रतिनिधि चुनती है और उसी प्रतिनिधि के अनुसार के माध्यम से जनता शासन करती है। क्लियर हो गया कि जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है और उसी प्रतिनिधि के अनुसार जनता उन्हीं के माध्यम से शासन करती है। अगर उन्हें प्रतिनिधि पसंद नहीं आता है तो उनके पास पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी समय उस प्रतिनिधि को बदल सकते हैं, यानी हटा के नए प्रतिनिधि ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 साल तक अगर गवर्नमेंट बन गया, आप कितना भी परेशान गवर्नमेंट से, आप बदल नहीं सकते। ऐसा इसमें नहीं होता। इसमें क्या है, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से शासन कर रहा है। अगर प्रतिनिधि ढंग से काम नहीं कर रहा है या फिर जनता किसी तरह से असंतुष्ट है तो वो अपने प्रतिनिधि को कभी भी बदल सकती है। इसे बोलते हैं लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो इसका समर्थन किसने किया था? जॉन लॉक ने किया था, रूसो ने किया था, वोल्टेयर ने किया था या फिर टॉमस हॉब्स ने किया था? तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है रूसो। बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, लॉजिक है। क्वेश्चन सेम है, कहीं कहीं आपको मिलेगा आज़ाद हिंद फौज, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लॉजिक को समझिएगा। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? और कभी कभी क्या मिलता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? देखो, हुआ क्या था, बात थी 21 अक्टूबर 1943 की। क्या थी? 21 अक्टूबर 1943 की। आज़ाद हिंद फौज चर्चे में आता है और इसके जो संगठन करता थे, जो आज़ाद हिंद फौज को जो रचना किए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। 1943 की बात है।
क्लियर है। और ये कब की बात है? 21 अक्टूबर की बात है, 21 अक्टूबर 1943 की बात है, जब सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उसके बाद ये भारत का, जो हमारा भारत लगभग स्वतंत्र हो चुका था, कंप्लीटली स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो स्वतंत्र जो भी भारत में शासन चल रहे थे, उसमें ये एक अस्थायी सरकार के रूप में काम किया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो था एक अस्थायी सरकार के रूप में काम किया। लेकिन फिर क्या होता है, 1943 में ही, 1943 में ही वो डेट था 23 अक्टूबर 1943 का डेट था, जब जापान में इस आज़ाद हिंद फौज को मान्यता मिल जाती है। और इसी दिन से ये आज़ाद हिंद फौज जो अस्थायी सरकार बनकर काम कर रही थी, इसका नाम बदलकर क्या हो गया? आज़ाद हिंद सरकार। तो आज़ाद हिंद फौज जो था वही बदलकर आज़ाद हिंद सरकार बन गया था। फर्क ये था कि आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ और इसको मान्यता जापान में दी गई 2 दिन के बाद। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1943 की, और एक स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फ्रेंड, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जहां जिसका नाम है क्विज 742। इसी पे आपको इसका PDF भी मिलेगा, साथ ही आप किसी क्वेश्चन पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, साथ ही आपको क्विजेस भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? क्या होता? साइमन कमीशन वापस जाओ, ये किसने कहा था? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, यूसुफ मेहर अली। साइमन कमीशन वापस जाओ, इस किसने कहा था? ये नारा किसने दिया था? तो देखो, आपको लाला लाजपत राय भी नाम देगा, लेकिन इन्होंने जम के विरोध किया था। सही जवाब क्या है इसका? यूसुफ मेहर अली ने किया था। साइमन कमीशन वापस जाओ जो नारा था, ये सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने दिया था। क्लियर है। लेकिन अब कहीं कहीं आपको लाला लाजपत राय का नाम दिया जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ था, लाला लाजपत राय ने इसका जम के विरोध किया था, और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको लाठीचार्ज की थी और उनका डेथ हो गया था, वो मर गए थे। लेकिन अगर ये नारा सबसे पहले लगाने की बात है तो यूसुफ मेहर अली थे। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध, देखो बक्सर युद्ध का कारण क्या था? भारत में पूरा ब्रिटिश शासन चल रहा था, और वहीं पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी जिसका भारतीय लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे। तो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। क्या नाम था? मीर कासिम, ये बंगाल के नवाब थे। दूसरा एक शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला, समझिएगा इसको, शुजाउद्दौला ये थे अवध के नवाब। ठीक है, शुजाउद्दौला ये अवध के नवाब। और तीसरा था मुगल साम्राज्य का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों मिलके एक संयुक्त सेना बनाए। कौन कौन? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल साम्राज्य का था। ये तीनों एक साइड थे और एक साइड अंग्रेजी की पूरी सेना थी। इन तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से लड़ाई की, और ये लड़ाई बक्सर की जगह पर हुआ था। और ये लड़ाई कब हुआ था? तो ये लड़ाई हुआ था 1764 ईस्वी की बात है, 1764 की। और इस लड़ाई में अंग्रेजी सेना को त्रस्त होना पड़ा, और इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये आया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको इन लोगों ने जीत लिया। क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने जीत लिया। तो यही था बक्सर का युद्ध, और प्लेस का नाम क्या था? बक्सर जगह का नाम था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब क्या था? 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? क्या नाम है? पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल में, या फिर कर्नाटक में? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है पाखाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। सही जवाब जाएगा आंध्र प्रदेश, ए इसका राइट आंसर है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में एक और जीव अभयारण्य है, उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, नागार्जुन सागर। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको लिख लीजिएगा। नागार्जुन सागर वन जो है ये नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर? ये तो आंध्र प्रदेश में, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, उकाई परियोजना किस नदी पर बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इकाई परियोजना क्या है? ये एक परियोजना है जिसके तहत एक बांध बनाया गया और उससे बिजली उत्पादन की गई। क्या की गई? बिजली उत्पादन की गई थी। तो ये किस नदी पर है? कोसी में है, गंडक पे, ताप्ती, या फिर कृष्णा। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ये उकाई परियोजना जो है तप्ती नदी पर बनाई गई थी, और कहाँ बनाया गया? सूरत में बनाया गया है। सूरत कहाँ पे है? तो गुजरात में। और इससे कितनी बिजली पैदा की जाती है? लगभग 300 मेगावाट। 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है वो लगभग 300 मेगावाट का होता है। सूरत गुजरात में ये उकाई जल परियोजना है, और ये किस नदी पर है? ये तप्ती नदी पर। सी इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर दीजिएगा। वूलर झील किस राज्य में है?
वूलर झील बहुत फेमस झील है, एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की झील है वूलर झील। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, रेलवे ऐसा सब में आया हुआ है। बंगाल, बिहार, गुजरात और जम्मू कश्मीर, 4 ऑप्शन दिए गए। आपको क्या बताना है वूलर झील किस राज्य में है? तो सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा जम्मू कश्मीर, डी इसका राइट आंसर है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के और झील हैं जो कि काफ़ी फेमस है, वो कौन कौन सा झील है? एक का नाम है नागिन, नागिन झील, ये फेमस है। दूसरा का नाम है मानसबल, लिख लीजिएगा सब, मानसबल, मानसबल, नागिन। और तीसरा का नाम है डल झील, डल झील एग्जाम में आ चुका है। डल झील भी है, मानसबल झील है और नागिन, ये 3 झील हैं जो काफ़ी फेमस है। क्या क्या नाम है फिर से लिख लीजिए? नागिन पहला, दूसरा डल और तीसरा मानसबल। ये तीनों एग्जाम में आ चुका है। मानसबल झील, ये तीनों काफ़ी फेमस झील है। ये कहाँ पे है तीनों? ये है जम्मू कश्मीर में। और वूलर झील भी कहाँ पर है? ये है जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जो सप्ताह में 4 दिन वीडियोज़ आ रहे हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्पेन। स्पेन एक देश का नाम है। स्पेन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन? पेसेटा, यूरो, क्रोन और डॉलर। 4 ऑप्शन दिया गया। आपको क्या बताना है कि स्पेन की करेंसी क्या है, स्पेन की मुद्रा क्या है? देखो, स्पेन जो है एक यूरोपियन कंट्री है और जब यूरोपियन कंट्री है तो इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? यूरो, बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, स्पेन की राजधानी क्या है? तो वो है मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड इसकी राजधानी है, मैड्रिड। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। बैंक एग्जाम में खासकर ज़्यादा पूछता है कि स्पेन किसी भी कंट्री का जो चर्चे में रहा है हाल फिलहाल में, वहाँ की मुद्रा क्या है या फिर वहाँ की राजधानी क्या है। ये 2 क्वेश्चन तो फिक्स होते ही हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी एग्जाम में वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ, चलो फिर से रिवाइज कराता हूँ। सेबी क्या है? SEBI। SEBI का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय विनिमय प्रतिभूति बोर्ड। इसमें क्या होता है, जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जैसे शेयर मार्केट या मनी मार्केट, इस टाइप के जो भी होते हैं वित्तीय नियामक जो होते हैं, उनका पूरा रेगुलेट करता है सेबी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1988 को, 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसको मान्यता, ये अस्तित्व में कब से आता है? ये आता है 1992 से। और ये किस एक्ट के अधिनियम के तहत स्थापना ये जो कार्य करती है वो है सेबी एक्ट, सेबी एक्ट 1992, 1992 के एक्ट के तहत ये कार्य करती है। यानी अस्तित्व में आया 1992 में, स्थापना हुई इसकी 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ पे? मुंबई इसका हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं क्या, सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1989, 1982, 92, 1988 और 1995। तो अभी मैंने क्या बताया, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये अस्तित्व में कब आया? सेबी एक्ट 1992 के बाद 1992 में अस्तित्व में आ गया। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन डालेगा, तो आपको जवाब क्या मारना है? अस्तित्व में आया कब आया? तो 1992। स्थापना कब हुई? तो 1988। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था अंपायर सिटी किसका उपनाम है? न्यूयॉर्क, पेरिस, मुंबई और टोक्यो। अभी हमने बताया था न्यूयॉर्क में इसकी को ही हम लोग अंपायर सिटी, इसका निकनेम क्या है? न्यूयॉर्क का निकनेम क्या है? अंपायर सिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन थे? क्या नाम है? डॉटर ऑफ द ईस्ट, नवीन चावला, बेनजीर भुट्टो, वेद मेहता और मदर टेरेसा। 4 ऑप्शन दिया गया। आपको क्या बताना है? डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन थे? बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी थी, उनका निधन हो चुका है, तो बेनजीर भुट्टो ने ही डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक लिखा है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाउंटेन पेन, विलिस कैरियर, एलिशा ऑटिस, अल्फ्रेड नोबेल और लेविस वाटरमैन। 4 आविष्कार, 4 साइंटिस्ट के नाम है। आपको बताना है फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे। देखो फाउंटेन पेन, इसमें याद रखना फाउंटेन पेन वाटरमैन ऐसे आता था। ठीक है, फाउंटेन पेन वाटरमैन, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मछलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिशेस, क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन, जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन क्या क्या है? एंटोमोलॉजी है, ऑर्निथोलॉजी है, एक्चियोलॉजी है और डेंड्रोलॉजी है। 4 ऑप्शन दिए गए। आपको क्या बताना है कि मछलियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिशेस कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो स्टडी ऑफ फिशेस कहलाता है एक्टियोलॉजी, सी इसका राइट आंसर। अच्छा चलो जानते हैं ये 3 ऑप्शन जो है एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और डेंड्रोलॉजी, ये क्या है? चलो इसको बारे में जानते हैं। देखो जो
एक तो ये क्लियर हो गया कि सी इसका राइट आंसर, एक्टियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्टियोलॉजी। अब आते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी जो होता है ये कीट विज्ञान यानी इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीट विज्ञान होते हैं, तो कीटों का अध्ययन इंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो जो चिड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो चिड़िया का अध्ययन होता है, बर्ड्स का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑर्निथोलॉजी। और जो डेंड्रोलॉजी होता है, डेंड्रोलॉजी ये स्टडी ऑफ ट्रीज यानी वृक्षों का अध्ययन होता है, ट्रीज, ठीक है, वृक्षों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। तो अब चार हो गया, एंटोमोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीटों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी चिड़ियों का अध्ययन, एक्टियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस यानी मछलियों का अध्ययन जो क्वेश्चन था आपका, एंड डेंड्रोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ ट्रीज यानी वृक्षों का अध्ययन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। यानी क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा घुमाया, क्वेश्चन में ये कहाँ आरंभ हुआ था, ये किस राज्य का लोक नृत्य है, दोनों सेम है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में मुझे लगता है 10+ टाइम्स आ चुका है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। और क्वेश्चन में ये थोड़ा सा घुमा दिया है कि कुचिपुड़ी कहाँ आरंभ हुआ था, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात। सही जवाब क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है, बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में और कौन कौन से फेमस डांस हैं ऐसा, एक का नाम है बाथाकम्मा, ये एग्जाम में आ चुका है, लिख लेंगे बाथाकम्मा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पहला। दूसरा है गोबी, गोबी ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। और तीसरा डंडारिया, डंडारिया, ये 3 क्वेश्चन लोक नृत्य को लिख लेंगे, डंडारिया, गोबी और बाथाकम्मा। बाथाकम्मा को एग्जाम में कई बार देखा गया है कि बाथाकम्मा किस राज्य का लोक नृत्य, तो आप जवाब देंगे आंध्र प्रदेश, बी, ठीक है। तो बाथाकम्मा, गोबी और डंडारिया ये 3 और लोक नृत्य हैं जो कि आंध्र प्रदेश के फेमस यानी प्रसिद्ध वहाँ के फोक डांसेस हैं, लोक नृत्य वहाँ के। तो कुचिपुड़ी राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश, बी इसका सही जवाब हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का। अभी हमने डिस्कस किया था भारत, अमेरिका, चीन और जापान। सबसे बड़ा कहाँ है, भारत। लिखित संविधान सबसे बड़ा भारत, और सबसे छोटा यह है मोनाको, जो कि एक यूरोपीय देश है। मोनाको ये कहाँ की कंट्री है, एक यूरोपीय देश है, और सबसे छोटा संविधान मोनाको का ही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है। क्या नाम है, नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है, रूस में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में या फ्रांस में। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको क्या बताना है कि नॉर्मैंडी बीच कहाँ स्थित है। सही जवाब क्या होगा, फ्रांस। ये वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं, केकड़े के कितने पैर होते हैं, केकड़े के कितने पैर होते हैं, 4, 6, 8 और 10। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, केकड़े के कितने पैर होते हैं। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा 8, सी इसका राइट आंसर। और कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 8 ऐसे नहीं देगा, वहां पे लिख देगा 4 जोड़े, ऐसे लिख के दे देगा 4 जोड़े। ये एग्जाम में देखा है ऑप्शन में, इसलिए मैं बता दिया हूँ कि इस टाइप के भी ऑप्शन आते हैं, 4 जोड़े, तो एक जोड़े में 2, तो 4 जोड़े में 8 ही तो हुए, बात बराबर है। बट थोड़ा ऑप्शन को घुमा देता है। तो केकड़े के कितने पैर होते हैं, वो होते हैं 8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आज फ्रेंड्स आज का क्लास अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर फॉलो कीजिए, यहाँ पर आपको PDF विद आंसर मिलेगा। साथ ही आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन पर डिस्कस कर सकते हैं जो रिलेटेड टू जीके हो। साथ ही बहुत ही जल्द हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करेंगे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ऑल नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि सप्ताह के 4 दिन फिर से बता दूं कौन कौन से हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। वीडियो का टाइमिंग रात के 9:30 बजे, ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेके, हम लोग कब मिलेंगे, संडे को अगले वीडियो लेके फिर से मिलेंगे, सेम टाइम रात के 9:30 बजे। तब तक के थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।